बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 18 लेके चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन को डिफ़ाइन करते हैं। क्या मतलब है जी इसका? कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी। अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट करंट में, तो ये प्रोसेस कहलाएगा रेक्टिफिकेशन। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो चैप्टर 16 में आप अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ को कुछ इस तरह से देख के आ रहे हैं। अगर हम एक साइकिल की बात करें तो ये फर्स्ट हाफ आपके पास क्या है? पॉजिटिव, और नेक्स्ट हाफ आपके पास क्या था? नेगेटिव। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की कर्व है जो कि क्या है? साइन कर्व। तो इस अल्टरनेटिंग करंट में आपने याद रखना है कि देखें, गौर करें, मैग्नीट्यूड बढ़ते 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 क्या हो गई? मैक्सिमम, फिर कम होते होते जीरो। तो मैग्नीट्यूड क्या हो रही है? चेंज। और डायरेक्शन भी क्या हो रही है? चेंज। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो पोलैरिटी क्या हो रही है? चेंज। तो फिर मैं कह सकता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही होती है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। तो यही अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें? डायरेक्ट करंट में। तो ये कहलाता है डियर स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन। तो अब याद रहे, ये आपके पास डीसी प्योर डीसी नहीं है। आप प्रीवियस चैप्टर में जो डीसी का ग्राफ देख के आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से है, अगर आपको याद हो। तो ये हमारे पास प्योर डीसी का ग्राफ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन थी। तो ये क्या है? प्योर डीसी। तो प्योर डीसी में मैग्नीट्यूड भी क्या रहती है? कांस्टेंट। डायरेक्शन भी क्या है? सेम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब पॉजिटिव, या पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो ये है प्योर डीसी की निशानी। और ये हमारे पास क्या है? पल्सेटिंग डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी में क्या हो रहा है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन सेम रहती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। देखें, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर कम होते होते जीरो। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, डायरेक्शन सेम है। तो ये थी निशानी याद रखने की कि अल्टरनेटिंग करंट में देखें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। प्योर डीसी में मैग्नीट्यूड भी सेम रहती है, डायरेक्शन भी सेम रहती है। पल्सेटिंग डीसी में डायरेक्शन सेम रहती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही होती है। तो आज की इस टॉपिक में हम इस एसी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं डीसी में, लेकिन याद रहे वो आपको आउटपुट जो मिलेगी वो पल्सेटिंग डीसी होगी, प्योर डीसी नहीं होगी। हम उसको प्योर डीसी बनाने की कोशिश करेंगे। अब उस कोशिश में कितने परसेंट हम कामयाब होते हैं और कितने परसेंट नहीं होते, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप बुक के अकॉर्डिंग याद रख लें कि जो आपको आउटपुट मिलेगी वो पल्सेटिंग डीसी होगी, जिसमें मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रही होगी लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। क्लियर हो गया जी? तो अब डियर स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन के लिए जो सर्किट्स आप यूज़ करते हैं उन्हें आप रेक्टिफायर्स का नाम देते हैं, और रेक्टिफायर्स में बेसिकली हम डायोड्स का यूज़ करते हैं। अब डायोड्स क्या बला होती है, किस तरह से सर्किट में इनको यूज़ करते हैं, ये आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस करके आ रहे हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने डायोड की पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था तो हमने देखा था सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, आपको आउटपुट मिल रही थी। तो डायोड क्या करंट को कंडक्ट कर रहा था, तो इसका मतलब वो फॉरवर्ड बायस था। इसी तरह से जब आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड की पी साइड से कनेक्ट किया था तो तब आपने देखा था कि डायोड रिवर्स बायस के तौर पे काम कर रहा था, यानी कि सर्किट में किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं कर रहा था, आपको आउटपुट नहीं मिल रही थी। तो इसी बात को याद रखते हुए फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो फिर सर्किट आपका बिहेव कर रहा होगा एक क्लोज स्विच के तौर पे। ये स्विच क्या हो गया जी? क्लोज। ठीक। और जब आपका डायोड रिवर्स बायस होगा तब आपका सर्किट जो होगा वो एक ओपन स्विच के तौर पे बिहेव कर रहा होगा। ठीक। अब ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि क्लोज और ओपन स्विच को अगर याद रखेंगे तो आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन में करंट की डायरेक्शन जो है वो इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है। तो लो जी, रेक्टिफिकेशन की टू टाइप्स है। नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, नंबर 2 फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे हम हाफ वेव को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे फुल वेव को। याद रहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे एमडीकैट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की सर्किट डायग्राम।
तो डायाग्राम में डियर स्टूडेंट्स आप एक सिंगल डायोड पहले यूज़ करेंगे। लो जी, ये आपके पास एक सिंगल डायोड आ गया। ये डायोड की पी साइड और ये आ गई एन साइड। अब डियर स्टूडेंट्स इस डायोड के साथ आप पी साइड पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट करेंगे। अल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक है, देखें ना, अल्टरनेटिंग करंट को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट करंट में। तो आपने इनपुट जो है वो एक अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई करना है, और जहां आपको आउटपुट चाहिए होगी तो वो एक किसी रजिस्टर के अक्रॉस चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं एक लोड रजिस्टर डायोड के साथ सीरीज में। तो ये आ गया जी लोड रजिस्टर। तो इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस आपको क्या मिलेगी? आउटपुट मिलेगी। लो जी, ये सर्किट डायग्राम होगी कंप्लीट। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसमें करना क्या है? हमने बेसिकली जब इनपुट अप्लाई करनी है, अल्टरनेटिंग है ना, तो अल्टरनेटिंग का आप ग्राफ जानते हैं, यानी कि ये है अल्टरनेटिंग। अगर वोल्टेज की बात करनी है तो वोल्टेज बोलना है, अगर करंट की बात कर रहे हैं तो करंट बोलना है। ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ। अब डियर स्टूडेंट जब ये इनपुट आप यहाँ डायोड पे अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब सबसे पहले बारी आ रही है पॉजिटिव हाफ की। तो जब पॉजिटिव हाफ यहाँ से पास करेगा तो हम देखेंगे कि भाई ये डायोड कंडक्ट करता है कि नहीं करता, यानी कि सर्किट में करंट फ्लो करता है नहीं करता, आउटपुट आपको मिलती है कि नहीं मिलती, ये हमने चेक करना है। और फिर जब नेगेटिव की बारी आएगी तब हम देखेंगे कि जब नेगेटिव यहाँ से पास करता है तो डायोड फॉरवर्ड रहता है या रिवर्स रहता है, करंट फ्लो करता है कि नहीं करता, आपको आउटपुट मिलती है कि नहीं मिलती, यही हमने चेक करना है। और जैसे ही ये चेक करेंगे आपको आउटपुट मिल जाएगी, हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर जो चीज़ हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एमसीक्यूज देखेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं एक साइकिल की बात करूं और यही सिग्नल मैं यहाँ अप्लाई करना चाहूँ तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? पॉजिटिव हाफ। तो हम पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। तो ये देखें जी, बड़ा आसान है। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो उसमें टाइम क्या होगा? 0 से यहाँ तक T/2, ये है ना पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाला। तो मैं लिख देता हूँ 0 से T/2 की हम बात कर रहे हैं। इसमें देखते हैं कि हमारा जो डायोड है ये फॉरवर्ड रहता है या रिवर्स रहता है, इसकी तरह बिहेव करता है या इसकी तरह बिहेव करता है, आउटपुट मिलती है कि नहीं मिलती। क्लियर? लो जी, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो इसका मतलब इस टर्मिनल पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव जा रहा है जी, ठीक। जैसे ही पॉजिटिव जाएगा कि डायोड की पी साइड है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पुश मिलेगा, बैरियर ब्रेक होगा, करंट फ्लो कर जाएगा। ये पीछे प्रीवियस वीडियो में आपको बड़ी डिटेल में समझा के आ रहे हैं, अब दोबारा यहाँ पे नहीं समझाएंगे। तो इसका मतलब पॉजिटिव से कनेक्ट, तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायोड कनेक्ट करेगा, करंट फ्लो करेगा, पहुँचते हुए दूसरे एंड पे पहुँचेगा, इसका मतलब लूप क्या हो गया? कंप्लीट। तो सर्किट क्लोज। तो इसका मतलब रजिस्टर के अक्रॉस आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। अब जो आपको आउटपुट मिलेगी, पहले थोड़ा साइड पे ड्रा कर लेते हैं। ये आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक हो गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बारी पे डायोड कनेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो लोड रजिस्टर के क्रॉस आउटपुट भी मिलेगी और वो आउटपुट ये होगी। क्लियर हो गया जी? अब देखते हैं नेगेटिव की बारी। जब अच्छा ये पहले मेंशन कर लें कि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 0 से T/2 की। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इस नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। जब ये यहाँ से पास करेगा तो पोलैरिटी क्या होगी? चेंज। पहले पॉजिटिव अब नेगेटिव हो गई ना, पोलैरिटी चेंज हो गई है, तो अब पोलैरिटी को चेंज कर दें। अब ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर? तो इसका मतलब अब मैं बात कर रहा हूँ T/2 से T की। अच्छा, अब ये बात करनी है तो नेगेटिव जाएगा, आगे पी साइड है, तो इसका मतलब जब डायोड की पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो नहीं करता, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस करता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो हम इग्नोर करेंगे। तो इसका मतलब डायोड कनेक्ट नहीं करेगा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, आपको आउटपुट भी नहीं मिलेगी नेगेटिव की बारी पे। तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी तो इसका मतलब 0। तो आप 0 वाली लाइन पे इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये है एक साइकिल की आउटपुट। तो फिर हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई पॉजिटिव हाफ साइकिल की बारी पे 0 से T/2 तक ये डायोड कंडक्ट करता है, आपको आउटपुट मिलती है, तो डायोड होगा फॉरवर्ड बाइस।
0 से t/2। और जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल, तब t/2 से t, तब आपने देखा डायोड कंडक्ट नहीं करता, तो डायोड है रिवर्स बायस, ओपन स्विच के तौर पे काम करेगा और आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 है। लो जी, बात खत्म हो गई, टॉपिक एंड हो गया, यही कुछ करना था। तब जो आपको आउटपुट मिली है, इनपुट सिग्नल, आप ये देखें, एक साइकिल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा t। इसी तरह फिर आगे बढ़ते जाएं, यही प्रोसेस सेम चलता रहेगा कि जब जब पॉजिटिव की बारी आएगी आपको आउटपुट मिलेगी, जब जब नेगेटिव की बारी आएगी तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब जब पॉजिटिव की बारी थी इनपुट, तो आपको आउटपुट भी मिली थी, तो ये आ गया आपके पास आउटपुट। ठीक। और जब आई नेगेटिव की बारी, तो नेगेटिव की बारी पे आपको आउटपुट नहीं मिले, तो आपके पास ये आउटपुट हो जाएगी 0। फिर आपके पास पॉजिटिव, तो फिर आपको आउटपुट मिलेगी। फिर आपके पास नेगेटिव, तो नेगेटिव की बारी पे नहीं मिलेगी, तो ये 0 वाली लाइन पे आप आ जाएंगे। इस तरह से आपके पास आउटपुट होगी। लो जी, ये था आपके पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, यही कुछ है। अब इस ग्राफ को देखते हुए आप यहाँ से इंपॉर्टेंट MCQs बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं 0 से t की बात करूं इनपुट में और आउटपुट में, तवज्जो से सुनिएगा, 0 से t की बात करूं तो अल्टरनेटिंग में, यानी कि इनपुट में अल्टरनेटिंग का एक साइकिल आ रहा है। 0 से t के बीच में एक साइकिल का मतलब एक वेव अल्टरनेटिंग की। क्लियर? और आउटपुट में अगर मैं 0 से t की बात करूं तो कितनी वेव आ रही है? इधर 0 से t में एक वेव आ रही है, एक साइकिल का मतलब एक वेव। आउटपुट में 0 से t में देखें कितनी वेव आ रही है? हाफ। ऐसी है ना? यही बच्चे कहते हैं। वो कहते हैं जी इधर तो है ना एक साइकिल के अंदर 2 लूप, तो एक साइकिल का मतलब एक वेव। इधर 0 से t में एक वेव आ रही है, मतलब 2 लूप। इधर आउटपुट में 0 से t में देखें तो एक वेव या एक साइकिल नहीं आ रहा, क्योंकि एक साइकिल में तो यहाँ से बच्चे अंदाज़ा लगा रहे हैं ना कि उसमें 2 लूप होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और इधर देखें उनको सिर्फ एक लूप नज़र आ रहा है, तो वो कहते हैं हाफ। तो ये गलती आपने नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? समझिएगा। जो आउटपुट मिली है वो है पल्सेटिंग डीसी, तो अल्टरनेटिंग में एक साइकिल एक वेव का मतलब जिसके अंदर 2 लूप हों। क्लियर? पल्सेटिंग डीसी का मतलब, या पल्सेटिंग डीसी में एक लूप का मतलब एक वेव होता है। फिर से सुन लें, अल्टरनेटिंग में 0 से t में एक साइकिल का मतलब एक वेव। आउटपुट मिल रही है पल्सेटिंग की, तो पल्सेटिंग डीसी में एक लूप का मतलब एक वेव होती है। असल में इसको कहते हैं रिपल। ये जो है ना, ये है रिपल। तो जो आउटपुट मिलेगी पल्सेटिंग डीसी में, उसमें जितने रिपल बनेंगे उतनी वेव होंगी। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं MCQs में कि भाई 0 से t में हमारे पास अल्टरनेटिंग क्या है? एक वेव। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में 0 से t में आपके पास कितनी वेव होंगी? तो आप कहेंगे एक। क्यों? क्योंकि एक रिपल आपको मिल रहा है ना, तो एक रिपल का मतलब एक वेव होगा। किस में? पल्सेटिंग डीसी में। ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का। ठीक हो गया? तो यहाँ से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ इसका मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम। तो जब रिजल्ट सेम है तो यहाँ से मेरे से फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी कि अगर मेरे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी जो भी होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी वही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम। तो फिर मैं कह सकता हूँ नोट आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के क्या होगी? इक्वल होगी। ये बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये पहला हो गया, फिर ये हो गया दूसरा, और फिर आ जाएगा तीसरा। तीसरे में आता है बेसिकली रिपल फैक्टर, क्योंकि हम रिपल का जिक्र कर रहे हैं ना, तो रिपल फैक्टर। और चौथे नंबर पे चीज़ आती है एफिशिएंसी। लेकिन ये हम पहले फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ लें, फिर डिस्कस करेंगे
कि रिपल फैक्टर क्या बला होती है और एफिशिएंसी हाफ वेव में ज़्यादा होती है या फुल वेव में। तो पहले हम यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन को देख लें, फिर हम रिपल फैक्टर और एफिशिएंसी का कंपैरिजन करेंगे, तो आपको ये आसानी से याद भी रहेगा और समझ भी आएगी कि है क्या बला। फिलहाल आपने ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इतना ही याद रखना है। अब इस पल्सेटिंग डीसी को पीओडीसी कैसे बनाएंगे, ये भी हम पहले फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ लें, फिर डिस्कस करते हैं। लो जी, अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो गया। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा? तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का दूसरा नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। इसको याद रखिएगा, एंड पे हम एक एमसीक्यूज करेंगे और वहां पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बहुत से बच्चे वहां पे गलती करते हैं क्योंकि उनको ये वाली चीज़ याद नहीं होती। तो आपको याद है ना, पीछे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है, इस तरह का ब्रिज था जिसमें 4 रजिस्टर लगाए हुए थे। तो ये भी 4 डायोड्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी एक ब्रिज है। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन को आप ब्रिज रेक्टिफायर का भी नाम देते हैं। फिर से कह रहा हूँ, लास्ट में एक बड़ा मज़ेदार एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या होगा, यही काम हमने वहाँ पे करना है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक सिंगल डायोड है और यहाँ पे हम 4 डायोड यूज़ करेंगे। और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आप कितने डायोड यूज़ करते हैं एमसीक्यूज में, तो कितने की हैं? सिंगल। तो एक डायोड को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। ये बल्कि पहले हमने डिस्कस किया या पता नहीं बताया, तो अब इसको याद रख लें। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आप एक सिंगल डायोड का यूज़ करते हैं। लो जी, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड यूज़ करेंगे। ऑर्डर आपने सेम रखना है, तो ये देख सकते हैं ऑर्डर सेम है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इस तरह 4 डायोड्स को कनेक्ट करते हुए आप इन 2 टर्मिनल्स पे क्या करें, अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई कर दें। ठीक, एसी सोर्स। ठीक, और यहां पे आपने इन 2 एंड्स पे क्या लेनी है जी, आउटपुट। और यहाँ पे एक लोड रजिस्टर, और इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। लो जी, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन की डायग्राम है। अब यहाँ पे भी वही काम करना है कि जब आप एक साइकिल की बात कर रहे होंगे, तो एक साइकिल का मतलब उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी आ रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी आ रहा है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बारी आएगी, तो क्या ये डायोड्स सारे कंडक्ट करेंगे, इसमें से कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, आउटपुट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये चेक करना है। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आएगी, तब क्या होगा, यही चीज़ें हमने चेक करनी है, और फिर आउटपुट को हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। टॉपिक एंड हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो 0 से T/2, तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आप अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। ऐसे ही होगा ना। तो मैं पहले लिख देता हूं कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, 0 से T/2। तो देखते हैं जी कौन से डायोड कनेक्ट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, आउटपुट मिलती है कि नहीं मिलती। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, देखिएगा, तवज्जो, ये डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये पॉजिटिव जाएगा, ये पॉजिटिव जा रहा है, उसकी करंट की डायरेक्शन है। यही डायरेक्शन बच्चों को समझ नहीं आती क्योंकि वो गौर से समझते नहीं है। अब ये पॉजिटिव पहुंचा यहाँ पे पॉइंट ए पे। अब इसको 2 ही पाथ नज़र आ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव करंट को 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये पॉजिटिव करंट इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि देखें इस डायोड की ये वाली पी साइड है, ये वाली एन साइड है, और इसकी एन साइड है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, बैरियर ब्रेक ही नहीं होगा, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा इस डायोड में से। इसका मतलब सारा करंट इधर जाएगा। अब इधर क्यों नहीं जाएगा, ये सारे रीज़न आपको पहले बता चुके हैं हम वीडियो में। क्योंकि ये डायोड इस टाइम रिवर्स बाइस है, और रिवर्स बाइस का मतलब ये वाला डायोड ओपन स्विच के तौर पे बिहेव कर रहा होगा। तो क्यों ना मैं इसी डायग्राम को आसान से आसान करके साइड पे कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। यही डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। बस गुजारा कर रहा हूँ जल्दी में।
ताकि आपको ना डायरेक्शन समझ आ जाए सही तरीके से। देखिए अभी भी वही बात है ना, ये डायोड D1, ये डायोड D2, ये डायोड D3 और ये डायोड D4। ये आसान से आसान, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वही चीज़ यहाँ पे ड्रा कर दें। सही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बारी पे बात कर रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव पहुँचा, उसको दो रास्ते नजर आए, एक ये वाला एक ये वाला। अब ये डायोड तो है ओपन स्विच के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब करंट इधर जाएगा ही नहीं, तो सारा करंट जाएगा इधर। लो जी, ये डायरेक्शन आ गई इधर, ये आ गया करंट, यहाँ से पास करेगा, यहाँ पहुँचेगा बी पॉइंट पे। अब इसको फिर दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब आगे फिर नेगेटिव है, इसका मतलब ये डायोड ओपन स्विच के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो करंट इधर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर इसका मतलब इधर जाएगा, तो ये करंट की डायरेक्शन आ गई। अब फिर यहाँ से ऐसे पहुँचेगा, ये डायरेक्शन, फिर ये यहाँ से होता हुआ ये डायरेक्शन, फिर ये पहुँचा यहाँ पे। अब इसके पास इस पॉइंट सी पे फिर दो रास्ते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये स्विच क्या है, ओपन, डायोड ओपन स्विच के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो अब करंट जाएगा इधर। देखें ना, यहाँ पे पहुँचने के बाद सारा करंट इधर जाएगा। अब यहाँ से पास करता हुआ ये देखें, इधर से ऐसे पहुँचते हुए इस पॉइंट डी पे आएगा। अब डी पे फिर दो रास्ते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये डायोड ओपन स्विच के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो डी से करंट सीधा ऐसे जाएगा। देखिए यहाँ से चले थे, दूसरे एंड पे पहुंच गए, तो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट लूप क्लोज हो गया। ठीक है, तब इसका मतलब जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे थे, तब हमने देखा कि दो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, एक D1 और दूसरा D2, और दो जो हैं वो ओपन स्विच के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। तो जो दो कंडक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब लोड रेजिस्टर के अक्रॉस आपको करंट आउटपुट आपको मिलेगी। करंट की बात कर रहे हैं तो करंट कहना है, वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज बोल रहे हैं, तो इसका मतलब लोड रेजिस्टर के अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगी, क्योंकि ये दो डायोड आपके कंडक्ट कर रहे हैं। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 और D2 जो है ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड, तो आपको आउटपुट मिलेगी। तो जो आपको आउटपुट मिलेगी उसको आप यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लें। लो जी, ये आपको आउटपुट मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स, जब आप बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल की, अच्छा एक चीज़ और, D1 और D2 जो है ये कंडक्ट कर रहे हैं 0 से T/2 की बारी पे, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की बारी में। बुक में D1 और D3 होगा, तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने तरीकाकार गौर से समझना है। ठीक है, नाम जो मर्जी रख लें। तो नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी पे ये वाला नेगेटिव है, तो T/2 से T, तो इसका मतलब T/2 से अब हम बात कर रहे हैं T की, तो तब देखते हैं कि कौन से डायोड कंडक्ट करते हैं और कौन से नहीं करते। अब ज़रा गौर करना है डायरेक्शन पे। लो जी, पोलैरिटी क्या होगी, चेंज, रिवर्स हो गई ना। तो अब ये आ गया नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव की बारी है, ज़रा गौर से समझिएगा। अब ये नेगेटिव जाएगा, ये जा रहा है, अब ये नेगेटिव पहुंचा इस पॉइंट ए पे। अब इसके पास दो रास्ते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इधर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये पी साइड है और ये एन साइड है, तो ये डायोड ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करेगा। ये वाला नेगेटिव आ रहा है तो आगे भी एन साइड है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पुश मिलेगा, बैरियर ब्रेक होगा, करंट फ्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब अब ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा, तो इसको मैं क्लोज स्विच के तौर पे बिहेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये हो गया ओपन। ठीक, तो करंट यहाँ से ऐसे पास करता हुआ इस पॉइंट पे पहुँचा है, तो फिर यही डायरेक्शन में यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, ये आ गई। अब पहुँच गए हम पॉइंट सी पे। अब सी पे इसको फिर दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इधर नहीं जा सकता क्योंकि आगे पी साइड है और ये वाली एन है, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, बैरियर ब्रेक नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब अब ये स्विच ओपन स्विच है, डायोड ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करेगा। करंट यहाँ से होता हुआ ये जा रहा है, ये मैं डायरेक्शन साथ साथ ड्रा करता जा रहा हूँ, ये जा रहा है, फिर ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँच गया।
अब इस पॉइंट बी पे इसके पास फिर दो रास्ते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये तो ओपन स्विच, तो इसका मतलब इधर नहीं जा सकता, सिर्फ एक ही रास्ता उसके पास है, ये वाला। तो ऐसे आएगा, यहाँ पहुँचेगा। अब फिर दो रास्ते, एक ये वाला एक ये वाला। अब इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये डायोड क्या है, पहले से ही ओपन, तो इधर तो करंट नहीं जाएगा, तो इसका मतलब करंट इधर नहीं जाएगा, ये इधर जाएगा। तो देखें लूप क्या हो गया, कंप्लीट। यहां से चले थे दूसरे एंड पे पहुंच गए ना। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल भी दो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, कौन से, एक D3 और एक D4, ये दो कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब भी आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल T/2 से जब आप T बात कर रहे हैं, तब भी आपके पास दो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, D3 एंड D4। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, फॉरवर्ड बाइस्ड। तो तब भी आपको आउटपुट मिलेगी। तो जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो भी आप डायरेक्शन सेम रहेगी ना, तो वो ये होगा। इस तरह से एक साइकिल की बारी पे आपने देखा, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बारी पे भी आउटपुट मिल रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी पे भी आपको आउटपुट मिल रही है। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ है कि आपको पॉजिटिव की बारी पे भी आउटपुट मिल रही है, नेगेटिव की बारी पे भी मिल रही है। तो ये है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में फ़र्क। तो अब यहाँ पे देखें, पॉजिटिव की बारी पे मिल रही थी, नेगेटिव की बारी पे नहीं मिल रही थी आउटपुट। यहाँ पे आपको दोनों बारी पे मिल रही है। तो क्यों ना फिर इसी आउटपुट को हम इनपुट को देखते हुए यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं कि जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल था तब भी आपके पास आउटपुट आ रही थी, जब आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल था तब भी आपके पास आउटपुट आ रही थी। फिर पॉजिटिव की बारी आई तब भी आउटपुट मिलेगी, जब नेगेटिव की बारी आएगी तब भी आउटपुट मिलेगी। तो इस तरह आपके पास आउटपुट रहेगी। अब देखें डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। तो ये आपके पास आउटपुट है। अब यहाँ से फिर MCQs क्या देखते हैं जी। तो अब डेस्टेंस उसी तरह जैसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपने फ्रीक्वेंसी का MCQs डिस्कस किया था, वैसे ही आप यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी के MCQs को डिस्कस करें कि देखें आपके पास इनपुट वोल्टेज की अगर हम बात करें तो 0 से T तक अल्टरनेटिंग में एक साइकिल का मतलब एक वेव है। तो अगर आप आउटपुट में गौर करें तो 0 से T में कितनी वेव आ रही है, 2। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे आपसे बात डिस्कस की थी कि भाई अल्टरनेटिंग में 0 से T में एक साइकिल है तो इसका मतलब एक वेव, लेकिन जो पल्सेटिंग DC मिलती है उसमें एक लूप का मतलब ये रिपल ही है ना, तो इसका मतलब जितने रिपल जितने लूप होंगे उतनी वेव्स होंगी। तो एक रिपल आ रहा है एक वेव। तो यहाँ पे देखें 0 से T में एक साइकिल का मतलब एक वेव। तो यहाँ 0 से T में कितने रिपल आ रहे हैं, ये भी रिपल 2 रिपल आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 वेव्स होंगी। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि आउटपुट डबल नहीं हो रही इनपुट का। तो सिमिलरली फिर फ्रीक्वेंसी के लिए ये बात याद रख लें कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो इनपुट का क्या आ रही है, डबल। तो इनपुट का डबल आ रही है। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट का क्या है, डबल, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। तो टाइम पीरियड आप जानते हैं T = 1/f। तो फिर आउटपुट जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल है तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना रिलेशन। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट क्या है जी, रिपल फैक्टर। अब ये रिपल फैक्टर क्या बना है, देखें अगर आप यहाँ पे गौर करें ना तो आपको आउटपुट जो मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए थी DC, क्योंकि आप अल्टरनेटिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट करंट में। तो DC का तो ग्राफ है ना ऐसा, लेकिन हमें यहाँ पे मिल रही है पल्सेटिंग DC। तो हम चाहते ऐसा ही है DC, लेकिन इसमें देखें कि ये जिस तरह का लूप आपको मिल रहा है तो ये वाली जगह या ये जो गैप है ये गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये फ्लक्चुएशन आ रही है। तो ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है ना यही आपका रिपल फैक्टर कहलाता है। या आप यूँ समझ लें कि ये डिस्टॉर्शन आ रही है, हम चाहते हैं इसको प्योर बनाना, तो उसमें ये काफ़ी सारी डिस्टॉर्शन आ रही है। जितने ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी इसका मतलब रिपल फैक्टर उतना ही ज़्यादा है, जितनी कम होगी उतना उसका रिपल फैक्टर कम है, ये उसका नाम है, ठीक है। तो अब देखें फुल वेव में एक लूप के बाद दूसरा भी आपको मिल रहा है ना,
यहाँ पे देखें एक मिल रहा था, दूसरा मिल ही नहीं रहा था, ज़ीरो है, जबकि ये हमें चाहिए था, हम चाहते थे कि ये भी मिले। तो इस केस में फिर डिस्टॉर्शन क्या हुई, ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ गई ना। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में रिपल फैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो रिपल फैक्टर जो है उसको गैमा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द फुल वेव, और तकरीबन ये होता है 1.2। ठीक है, ये आपके पास रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है, 1.24 भी आ सकता है समटाइम्स। इसमें क्या होता है, रिपल फैक्टर कम होता है एज कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, क्योंकि उसमें देखें इतना गैप आ रहा है, ये भी है ये भी है, इसमें ये वाला गैप नहीं है, बस थोड़ा सा है। तो इसमें रिपल फैक्टर कम होगा, जितना रिपल फैक्टर कम हो उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा है, आउटपुट ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें रिपल फैक्टर कम होता है और इसकी वैल्यू 0.48 होती है तकरीबन। ठीक, अब एफिशिएंसी, तो भाई इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होगी या उस केस में एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, गौर करें, इसमें एफिशिएंसी कम, इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा। तो इसमें एफिशिएंसी क्या है, कम है, तकरीबन 50%। तो 50% आप कह लें, इससे थोड़ी बहुत कम अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो वो भी आपने ऑप्शन देख लेनी है, ज़रूरी नहीं है 50 व 50 के नियर, जितनी भी वैल्यू है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द हाफ वेव, और इसमें तकरीबन याद रख लें 80%, 100 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। अब छोटी छोटी वो बातें जो आपने याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखें कि एफिशिएंसी अगर 80% भी बहुत अच्छी है और हमें पीओडीसी चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा। फिर उसके लिए इस पल्सेटिंग डीसी को, इसकी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन या डिस्टॉर्शन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर फिल्टर यूज़ करते हैं। तो वो आप इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल यहाँ पे ये फिल्टर कैपेसिटर आप यूज़ करते हैं CF। तो ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, जो आपके पास मिलावट होती है उस मिलावट को थोड़ा दूर करता है, यानी कि कोशिश करता है कि आउटपुट पे जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिक्सअप आ रही है ना, उसको थोड़ा बहुत ख़त्म करके प्योर फॉर्म में लेके आए। तो 100% ये प्योर नहीं कर सकता, बस ये है कि इसको थोड़ा बहुत अच्छा करके आपको इस तरह से ग्राफ दे सकता है। ये आउटपुट होगी। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप फिल्ट्रेशन करेंगे तब भी आपको ऐसे ही मिलेगा, अभी भी डिस्टॉर्शन मौजूद है। 100% आप इसको पीओडीसी नहीं कर सकते, ये एक बात याद रखनी है। अच्छा, ये जो आपको आउटपुट मिल रही है ये आप कहाँ देख रहे हैं, याद रखिएगा इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस जब आपने आउटपुट वेवफॉर्म देखनी है तो आपने यहाँ पे CRO यूज़ करना है। तो CR कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, वो यूज़ करेंगे, उसके ऊपर आपको वेव नज़र आएगी कि किस तरह से आपको आउटपुट मिल रही है। उसके अलावा एक और बात आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, पंजाब बोर्ड में तो ये 4 डायोड या ब्रिज रेक्टिफायर की डायग्राम यूज़ की गई है। तो अगर आप फेडरल बोर्ड की बुक में देखेंगे तो वहाँ पे 2 डायोड यूज़ करके फुल वेव रेक्टिफिकेशन को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs बनेगा। तो अगर 2 डायोड यूज़ करें तब भी आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो सकती है। तो उसके लिए डायग्राम देखिएगा सबसे पहले, कहाँ पे बनाएं, चले यहीं पे बना सकते हैं। इसको मिटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जी हम, ये हैं आपके पास डियर स्टूडेंट्स 2 डायोड, सिर्फ डायग्राम बना देता हूँ, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये क्या बनाया है ना भाई, ये है ट्रांसफार्मर, ये डायोड D1 और ये डायोड D2। यहाँ पे आप लोड रजिस्टर कनेक्ट कर लें तो ये वही डायग्राम बन गई, यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी। ठीक, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं, सेंटर टेप्ड। तो अब सेंटर का मतलब ये देखें, सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से इसको कनेक्ट किया हुआ है, इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगी। 2 डायोड को आपने यूज़ किया हुआ है, तो ये भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन की ही डायग्राम है। अब डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये साइकिल अप्लाई करेंगे, इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव जाएगा कि P साइड है तो ये डायोड कनेक्ट करेगा, इसका मतलब आउटपुट मिलेगी। जब नेगेटिव की बारी आएगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आप ये देखें ये पॉजिटिव बन गया ना, तो इसका मतलब यहाँ से
ये डायोड कनेक्ट करेगा तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बारी पे करंट मिलेगा, आउटपुट मिलेगी। तो इसीलिए वेव फॉर्म ऐसी ही रहेगी, चाहे आप 4 डायोड यूज़ करें चाहे आप 2 डायोड यूज़ करें। आपकी बुक में ये 2 डायोड वाली डायग्राम नहीं है, इसीलिए सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, अदरवाइज आप पेपर में वही 4 डायोड्स ही यूज़ करेंगे जब डायग्राम बनाएंगे। अब एक सवाल और आता है जी, ये जो रजिस्टर कनेक्ट की हुई है ना, लोड रजिस्टर, समटाइम्स स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि यार ये ना इस डायोड 4 डायोड के बाहर वाली साइड पे लगाई गई है, उसके आगे नहीं, ऐसा नहीं है, इन 2 एंड्स पे लगाई गई है, बी एंड सी। तो इसका मतलब अगर यही रजिस्टर समटाइम्स डायग्राम में यहाँ लगी हुई आपको नजर आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, तब भी ठीक है। ये भी एक छोटी सी बात याद रखें। उसके बाद अगली बात, भाई ये ट्रांसफार्मर यूज़ क्यों किया है? देखें उसकी वजह, अगर आप इन डायोड्स पे गौर करें ना तो इन डायोड्स को तो बहुत थोड़ी वोल्टेज चाहिए, बहुत थोड़ा करंट चाहिए, और आप पीछे से देख खड़े हैं एसी सोर्स यानी कि एसी सप्लाई घरों वाली 220 वोल्टेज, तो ये डायोड बचेंगे, ये तो चल जाएंगे। इतना बड़ा आप पीछे से वोल्टेज दे बैठे हैं और आगे इनको चाहिए थोड़ा बहुत ऑन होने के लिए, तो इसका मतलब ये तो फिर गड़बड़ हो रही है। आपको किसने कहा एसी सोर्स आप कनेक्ट करें? ये तो गलत हो गया ना। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप इन रियल ट्रांसफार्मर ही यूज़ करते हैं। फेडरल बोर्ड में ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी आप जब बात करेंगे हाफ वेव की, समझने के लिए आप एसी सोर्स लगा सकते हैं, लेकिन जब आप रियल सर्किट बना रहे होंगे तब आपने यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, क्योंकि वो क्या करेगा, वोल्टेज को कम। अच्छा, फिर आ जाता है ट्रांसफार्मर कौन सा, स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर भी स्टेप डाउन यूज़ करना है, क्योंकि वो वोल्टेज को कम से कम 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 करके उतनी देगा जितनी इसको चाहिए होगी, जितना ये बर्दाश्त कर सकेगा डायोड। तो यहाँ पे देखें मैंने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया, सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, प्राइमरी पे ज़्यादा है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करना है जो कि आपके वोल्टेज को कम करेगा, तब आपके पास ये डायोड सही रहेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये ना हो कि आप एसी सोर्स पीछे लगा के 220 वोल्टेज उसको जला के बैठ जाए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में 2 डायोड यूज़ होंगे, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज़ होंगे, रिजल्ट सेम रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। हाफ वेव में आपने देख लिया, यही आपके पास कंपैरिजन था। अब एक चीज़ और याद रखें, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है कि भाई पूरे केस में रेक्टिफिकेशन में कहीं पे ऐसा हुआ है कि जो इनपुट सिग्नल था उससे आउटपुट सिग्नल बड़ा हो गया हो? नहीं, मतलब एम्प्लीफिकेशन तो नहीं हुई ना। तो फिर आप याद रखिएगा कि इन रेक्टिफिकेशन देयर इज नो एम्प्लीफिकेशन, किसी भी तरह की एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी रेक्टिफिकेशन में। क्लियर? जाते जाते लास्ट में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो वो स्टार्ट में मैं कह रहा था, एमसीक्यूज अगर आ जाए कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में नंबर ऑफ डायोड्स कितने यूज करते हैं या किए जाते हैं। देखो जी इधर, बल्कि इधर देखें, नंबर ऑफ डायोड्स जो हैं ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कितने यूज होते हैं। सिर्फ इतना आएगा, नंबर ऑफ डायोड्स फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कितने यूज होंगे या होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने होंगी 1 2 3 4। सिंपल क्या आ रहा है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कितने डायोड्स यूज करते हैं आप, कितने डायोड्स यूज होते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का वर्ड होगा स्टेटमेंट में इतना, तो आप बताएं कितने होंगे। सोचते ही, समझते ही, देखते ही स्टेटमेंट फौरन बच्चे कहते हैं भाई 4 डायोड, 4 की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। कह रहा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जनरल बात कर रहा है, उसने ये नहीं कहा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर या ब्रिज रेक्टिफायर, ये तो जिक्र ही नहीं किया उसने कहा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन तो 2 डायोड्स भी यूज हो रहे हैं, 4 भी हो रहे हैं, फिर हम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारी बुक के अकॉर्डिंग 4 थे, हमने 4 लगा दिए। ना 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 ना, तो आप याद रख ले, जब बोले ब्रिज रेक्टिफायर तब आपने 4 की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। जब बोले सेंटर टैप ट्रांसफार्मर तब आपने 2 डायोड यूज करने हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। और जब दोनों ही ना बोले, सिर्फ जनरल बोले फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कितने डायोड यूज करते हैं, तब भी आपने 2 कहने हैं, 4 नहीं कहने। 4 के लिए जरूरी है वो लफ्ज बोले ब्रिज,
ब्रिज रेक्टिफायर, तब आपने 4 सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आपने फुल वेव रेक्टिफिकेशन के वर्ड को देखते हुए सिर्फ 2 की ऑप्शन ही सिलेक्ट करनी है, क्योंकि 2 से भी तो आप फुल वेव कर रहे हैं ना, तो आप 4 पे क्यों जा रहे हैं, वो तरीका मुश्किल हो जाएगा। आप पहले 2 हैं तो 2 से कर लो। तो इसीलिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन के वर्ड को बार बार कह रहा हूं, गौर करते हुए आपने 2 डायोड सिलेक्ट करने हैं, 4 नहीं करने। 4 तब करने हैं जब बोले ब्रिज रेक्टिफायर। अब डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा एमसीक्यूज और याद रखिएगा। अगर आपको चैप्टर 16 याद हो तो उसमें आपने आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट की वैल्यू डिस्कस की थी। तो यहाँ पे भी आपसे आरएमएस वोल्टेज और यहाँ पे भी आपसे आरएमएस वोल्टेज पूछी जा सकती है। तो आपने प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फार्मूले एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो आरएमएस वोल्टेज होगी वो फार्मूला होगा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय 2। अब 16 में क्या होता है स्क्वायर रूट 2, लेकिन यहाँ हाफ में आपने स्क्वायर नहीं डालना, तो वी नॉट मैक्सिमम का हाफ कर देना है, ठीक है। और अगर करंट आ जाए तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई 2। ये होगा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। प्रूफ हो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, आप लोगों ने प्रूफ नहीं करना, सिर्फ आपने ये निशानी याद रखनी है। इसी तरह फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आपने याद रखना है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट मैक्सिमम डिवाइड बाई अंडर रूट 2, ठीक। और आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 2। तो ये वही फार्मूला फुल वेव में यूज़ होगा जो चैप्टर 16 में आप यूज़ कर रहे हैं, और हाफ वेव में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन।